पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने बैराम खां को हिंदुस्तान छोड़कर मक्का जाने के आदेश दिए। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि बैराम खां आगरा से बयाना आ गया तथा वहां उसने बयाना के किले में बंद मोहम्मद अमीन दीवाना को जेल से मुक्त कर दिया, जो कि बैराम खां का पुराना अमीर था। जबकि अबुल फजल ने लिखा है कि बैराम खां ने बयाना के किले में बंद शाह अबुल मुवाली को कैद से मुक्त कर दिया। हर बार की तरह यहां भी अबुल फजल ने झूठ का सहारा लिया है। दर्शकों को स्मरण होगा कि बैराम खां ने शाह अबुल मुवाली को काला नूर के दरबार में बंदी बनाकर लाहौर भेजा था, जहां से वह हमेशा के लिए गायब हो गया था। अतः शाह अबुल मुवाली के बयाना के दुर्ग में मौजूद होने की बहुत कम संभावना थी। यदि यह मान भी लिया जाए कि शाह अबुल मुवाली जीवित था और बयाना के दुर्ग में बंद था, तो भी बैराम खां अपने सबसे ताकतवर शत्रु को जेल से छुड़ाने की भूल कभी नहीं करता। ऐसा करने में अकबर का नुकसान कम था और बैराम खां का नुकसान अधिक था। वस्तुतः मोहम्मद अमीन दीवाना बैराम खां का पुराना विश्वस्त अमीर था, जो माहम अनगा के भय से दिल्ली से भाग निकला था तथा इधर उधर मारा मारा फिरता था। पर्याप्त संभव है कि उसी को माहम अनगा ने बयाना के किले में बंद कर दिया हो तथा अबुल फजल ने उसे अपना पुराना सेवक जानकर बंदी गृह से मुक्त किया हो। बयाना से बैराम खां ने नागौर जाने की राह पकड़ी। यहां से अलग अलग लेखकों ने अलग अलग विवरण लिखे हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि जब अकबर को पता लगा कि बैराम खां नागौर जा रहा है, तो बादशाह स्वयं भी एक सेना लेकर नागौर के लिए रवाना हो गया। बादशाह ने दिल्ली से बाहर निकलकर झज्जर में मुकाम किया। वर्तमान समय में झज्जर हरियाणा प्रांत में स्थित है। झज्जर से बादशाह ने अब्दुल लतीफ को बैराम खां के पास भेजा तथा कहलवाया कि तेरी बंदगी और खिदमत के हक जो इस बड़े राजघराने में हैं, सब लोगों को मालूम है। हम जो कम उम्र होने से सैर और शिकार में मशगूल रहकर मुल्क और माल का काम नहीं करते थे, तो सब बातें तेरे ऊपर छोड़ी गई थीं। अब हम अपनी बादशाही का काम करने लगे हैं, तो तू इसको खुदा की बड़ी बख्शीश में से समझकर शुक्रगुजार हो और कुछ समय के वास्ते हज करने चला जा, जिसकी बाबत तू हमेशा कहा करता था। हिंदुस्तान में से जो जागीर और जो कुछ तू चाहे हम तेरे वास्ते मुकर्रर कर देंगे, जिसका हासिल तेरे आदमी फसल की फसल वर्षा बर्शी तेरी सरकार में पहुंचाया करेंगे। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि जब बादशाह झज्जर में ठहरा हुआ था, तब नासिरुल मुल्क अर्थात मुल्ला पीर मोहम्मद खां गुजरात से आकर बादशाह के समक्ष उपस्थित हुआ। बादशाह ने उसे खान का खिताब, खिलअत, झंडा और डंका प्रदान किया तथा उसे मिर्जा शरफुद्दीन आदि के साथ नागौर भेजा, ताकि यदि खान खाना मक्का जा रहा हो तो उसको बादशाही सीमा से निकाल बाहर करें, और यदि पंजाब जाना चाहता हो तो उसे सजा दें। बादशाह ने नागौर की जागीर मिर्जा शरफुद्दीन को प्रदान कर दी। दर्शकों को स्मरण होगा कि एक जमाने में नासिरुल मुल्क अर्थात मुल्ला पीर मोहम्मद खां कांधार में गरीब विद्यार्थी के रूप में बैराम खां के पास मदद मांगने के लिए आया था। बैराम खां की कृपा से ही वह विद्यार्थी से मुल्ला तथा मुल्ला से अमीर बना था। आज उसी नासिरुल मुल्क को यह जिम्मा सौंपा गया कि वह बैराम खां से समस्त राजकीय चिन्ह छीनकर उसे हिंदुस्तान से निकालकर बाहर कर दे। अबुल फजल लिखता है कि जब बैराम खां की सेना ने सुना कि नासिरुल मुल्क के नेतृत्व में मुगल सेना आक्रमण के लिए आई है, तो बैराम खां के सैनिक
दगा करके मुगल सेना में जा मिले। बैराम खां ने अपने हाथी, तुमन तौग, निशान और नक्कारा आदि समस्त राजकीय चिन्ह नासिरुल मुल्क को भिजवा दिए और स्वयं अपने निश्चय के अनुसार मक्का की ओर बढ़ता रहा। नासिरुल मुल्क ये सारे राजकीय चिन्ह लेकर झज्जर लौट आया। बादशाह उस सामान को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अंततः बैराम खां ने अपनी हार मान ली थी और वह अकबर की सल्तनत छोड़कर जा रहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि इस समय बैराम खां के साथ अली बेग, उसके 2 पुत्र हुसैन कुली और शाह कुली तथा उनके संबंधियों के अतिरिक्त बहुत कम लोग बचे थे। सब के सब बैराम खां को छोड़कर शाही सेना में चले गए। यहां तक कि बैराम खां का बरसों का साथी शेख गदाई भी बैराम खां को छोड़कर बादशाह की शरण में चला गया। अबुल फजल ने लिखा है कि झुंड के झुंड सिपाही बैराम खां को छोड़कर शाही सेना की तरफ चले गए। बैराम खां स्वयं ही मक्का की तरफ बढ़ रहा था, किंतु इस पर भी माहम अनगा का दिल नहीं भरा। वह बैराम खां को अपमानित करने का अंतिम अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उसने नासिरुल मुल्क को पुनः बैराम खां के पीछे भेजा। जब बैराम खां को ज्ञात हुआ कि शाही सेना बैराम खां का पीछा कर रही है, तो बैराम खां ने शाही अमीरों से कहलवाया कि वे क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं तो स्वयं ही मक्का जा रहा हूं। किंतु शाही सेना ने बैराम खां का पीछा करना बंद नहीं किया। बैराम खां ने सोचा कि जब तक बैराम खां अकबर की सल्तनत में है, तब तक शाही सेना उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए बैराम खां बीकानेर की ओर मुड़ गया। उस समय बीकानेर रियासत अकबर की सल्तनत से बाहर थी। बीकानेर के राव कल्याणमल और कुंवर राय सिंह ने आगे आकर बैराम खां का स्वागत किया। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि बैराम खां नागौर से गुजरात की तरफ जाना चाहता था, किंतु बीच में जोधपुर राज्य पड़ता था, जिसके राव मालदेव ने एक सेना भेजकर बैराम खां का मार्ग रोक लिया। दर्शकों को स्मरण होगा कि यह वही मालदेव था जिसने ईस्वी 1541 में हुमायूं को अपने राज्य में नहीं घुसने दिया था। इस बीच इतिहास का पहिया तेजी से घूम गया था और इस समय ईस्वी 1560 चल रहा था, किंतु मालदेव अब भी अपनी टेक पर अड़ा हुआ था और किसी भी मुसलमान बादशाह अथवा अमीर को अपने राज्य की सीमा में नहीं घुसने देता था। बैराम खां काफी समय तक बीकानेर में ही रुका रहा, किंतु नासिरुल मुल्क को फिर से अपने पीछे आया देखकर बैराम खां भड़क गया। उसके मन से सात्विक भाव जाते रहे और उसने मक्का जाने से पहले अकबर का दिमाग दुरुस्त करने का निश्चय किया। बैराम खां ने उत्तर दिशा में तैनात सूबेदारों को चिट्ठियां लिखीं कि मैं तो दुनिया से उदास होकर मक्के को जा रहा था, किंतु दुष्टा माहम अनगा बादशाह का मन मेरी ओर से फेर कर मुझे हर कदम पर अपमानित कर रही है। इसलिए अब मेरा विचार है कि मैं माहम अनगा और पीर मोहम्मद खां अर्थात नासिरुल मुल्क से निबट कर ही मक्का को जाऊंगा। इस प्रकार हरम सरकार की ज्यादतियों के चलते 40 वर्षों का सबसे विश्वस्त और सबसे नमकख्वार नौकर बागी हो गया। इतिहास गवाह है कि बैराम खां विद्रोह नहीं करना चाहता था, किंतु माहम अनगा की मूर्खताओं ने बैराम खां को बगावत करने के लिए विवश कर दिया। अगली कड़ी में देखिए, भयभीत अकबर ने बैराम खां को लंबा पत्र लिखा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।